एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एनिमल किंगडम। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यानी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड एंड थर्ड आपको प्लांट किंगडम कंप्लीट किया है, जो कि इसी चैनल पे आपको अपलोड मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर देखिए, उस चैनल को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर उसको। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का एनिमल किंगडम चैप्टर, जो कि बहुत इजी है। इतना इजी है कि अगर आप मेरी बातें सुनकर, जो मैं पढ़ाती हूँ बस उसको सुनकर और कॉपी पे रिवाइज करके नोट करेंगे तो सब कुछ ईजिली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि आपको दिन प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलती रहे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट कर दें चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट थिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स कि हम किस बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं, कि उनका टर्म क्या है। ये जो चैप्टर है वो आपका पार्ट वाइज आएगा, जो कि ये लंबा चैप्टर है तो मैं पार्ट वाइज इसको 11 फाइलम है तो पार्ट वाइज इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट थिंग कि आज हम से पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी एनिमल को। अरे भाई, जैसे मैंने किसी भी एनिमल को लिया तो मैं ऐसे डायरेक्टली उसको किसी भी ग्रुप में थोड़ी ना रख दूँगी। मैं सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी एनाटॉमी को स्टडी करूँगी। देन मुझे जहाँ पर उसको रखना होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जिससे सिमिलर होगी, जिससे सिमिलरिटी खाएगी, उसकी ग्रुप के अंदर मैं उसको क्या करूँगी, रखूँगी। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यही पढ़ते हैं कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं और किस सिमिलरिटीज़ को हम देख के उनको हम किसी ग्रुप में रखते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मिलेगी, जैसे कि जिसको हम देखकर एनिमल्स को रखते हैं ग्रुप में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. आप अपने आसपास different animals को, different structures को सीन करते हैं। As over a million species of animals have been described till now. बहुत सारी species, million of species is now this time describe कर दी गई है। The need of classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described aspect. तो क्लासिफिकेशन आपको न्यूली एनिमल्स को असाइन करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। द फर्स्ट थिंग इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपके किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करने में, फिर किसी ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाउ, in spite of differences in the structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells. तो किसी भी टर्म में देखिए, अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की टर्म की बात करें तो सबसे पहले जो फंडामेंटल फीचर है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को कहते हैं। तो वही जो हमारा सेल का फीचर है, उसके एग्रीगेशन से, उसके अरेंजमेंट पे हम उसको क्लासिफाइड करेंगे। नाउ बॉडी सिमेट्री उसकी क्या होगी, मतलब वो किस एंगल से कट हो पा रहा है या किस एंगल से कट नहीं हो पा रहा है, बॉडी सिमेट्री को देखेंगे। नेचर ऑफ सिलोम, उसकी बॉडी कैविटी किस तरह की है, बॉडी कैविटी सिलोमिक है नहीं है, इस बेसिस पे हम देखेंगे। एंड नाउ पैटर्न ऑफ डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट करने का क्या प्रोसेस है, पूरा उसके पास सारे फीचर है, लाइक माउस से लेके एनस तक की पूरा सिस्टम है या फिर कुछ मिसिंग है, उसके पैटर्न पे हम देखेंगे कि किस तरह से डाइजेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होगा, उसके पास ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, ओपन टाइप करेगा या क्लोज टाइप करेगा। और रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से होगा, सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा, ये भी बहुत मैटर करता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सो नाउ दीज ऑल फीचर्स, आप इस फीचर्स के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ये किसी भी एनिमल को क्लासिफाइड कैसे करें। दीज फीचर्स आर यूज टू एज द बेसिस
of animals classification and some of them are discussed here, और कुछ यहाँ पर डिस्कस हुए। तो ये सारे फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं, मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं, तो ये सारे 8 फीचर्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। ना स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, दिस इज़ अ कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मैं एक आपको मीन बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी बॉडी है जिसमें सेल तो है पर सेल एग्रीगेट सिर्फ हो गए, टिश्यू नहीं बना है, तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल। फिर कोई एक ऐसी बॉडी मैं आपको बताऊं जिसमें सेल भी है, टिश्यू भी बन गए हैं, पर टिश्यू से ऑर्गन नहीं बना है, दिस इज़ कॉल्ड टू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं ऐसा कहूँ कि सेल तो है, टिश्यू भी है और टिश्यू ऑर्गन बनने, बट टिश्यू एक सिस्टमेटिक वे ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में नहीं रखे हैं, तो इसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हम आगे बात करें तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ऑर्गन भी है और सारे ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में है, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, वही आप यहाँ पर पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रू द ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। सारे मेंबर्स एनिमल्स के मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर कौन है, कमेंट में करके बताइएगा मुझे फास्ट। मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऑल देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जस, जो सबसे पहली फाइलम का मेंबर है स्पॉन्जस, जिसको पहली फाइलम को हम पॉलीफेरा कहते हैं, सेल आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल अरेंज होंगे इन सेल बहुत ही लूजली एग्रीगेट्स होते हैं। दे एग्जिट, उनको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेवल एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल इन सिलिंड्रेट्स। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स is more complex. Here the cell performing the same function are arranged into tissue, hence called tissue level of organization. पॉलीफेरा के बाद जो हमारी नेक्स्ट फाइलम आएगी सिलेंड्रेटा, फाइलम सेकेंड, वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि उनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मतलब सेल एग्रीगेट होके टिश्यू बना सकते हैं, बन जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें दिखेगा। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। हायर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल। इज एग्जिबिट बाय मेंबर द प्लेंटी-हेल्मिन्थेस। ये आपको प्लेंटी-हेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैट फॉर्म से दिखना स्टार्ट होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अदर हायर फाइला where tissue are grouped together of organ, each specialized for a particular function in animals like Annelida, arthropods, mollusca, Echinodermata, and Chordata. Organ have associated to form functional structure, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. तो अगर मैं यहाँ से मतलब कि हमारे जो एनिलीडा है, जैसे कि प्लेटी-हेल्मिन्थेस, इसके हेल्मिन्थेस में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। एनिलीडा से बात करें तो एनिलीडा से कॉर्डेटा तक आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और तीनों का डिफरेंसेस बस इतना माइनर सा है कि सेलुलर में सेल ही सारे होंगे जो एग्रीगेट कर चुके होंगे, टिश्यू में सेल जो होंगे वो टिश्यू बना चुके होंगे, एंड ऑर्गन में जो टिश्यू होंगे वो ऑर्गन बना चुके होंगे, पर ऑर्गेनिक सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा। और बाकी ऑर्गन सिस्टम में तो सारे ऑर्गन सिस्टमेटिक वे में रखे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आपको इनमें से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अगर है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डू विज़िट, आप उस वीडियो को विज़िट करें, वहाँ पर देखें, आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ टिश्यू सेल ऑर्गन की बात कही। नाउ आगे बढ़ते हैं।
आगे हम आएंगे ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिटेड वेरियस पैटर्न फॉर कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड. यानी कि अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि अगर किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, मतलब कि किसी भी टाइप का, जैसे कि हम दो चीज़ों की बात करते हैं. फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बोलते हैं कि इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव हो रहा है, मतलब सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सेल अंदर डाइजेस्ट कर रहा है. दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सेल का बाहर डाइजेस्ट करना. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, जैसे कि हमारा जो डाइजेशन है वो सेल में नहीं चलता, सेल के बाहर चलता है. और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जैसे कि पॉरीफेरा की ही बात करें, सबसे पहली फाइलम, उसमें सेल के अंदर डाइजेशन चलता है. मतलब जो भी फूड मटेरियल वो सेल के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होगा, देन वो डाइजेस्ट होके पूरा सेल के बाहर निकलेगा, देन वो वेस्ट होगा, इस तरह से. तो इसके बेसिस पे भी हमने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपको कि एग्जिबिट एनिमल्स कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग. अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जिससे वेस्ट मटेरियल भी निकलता है और फूड भी वहाँ से एंटर होता है. द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस नाउ एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेशन. इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेशन, जिसके पास पूरा डाइजेशन सिस्टम नहीं है. और अकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम में ये होता है कि माउथ एंड एनस का वे जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग ओपनिंग होती है. अकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम इज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑल्सो फॉलो. तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. यानी कि अगर आपके पास पूरा माउथ से लेके एनस तक का स्ट्रक्चर है और पोर मतलब दोनों की ओपनिंग अलग है, तो वो आपका कंप्लीट डाइजेशन है. अगर आपके पास माउथ और एनस स्ट्रक्चर है पर आपका पोर एक ही है आउटसाइड किसी भी फूड को निकालने के लिए या एंटर करने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम. अब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में या किसी और की बॉडी में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है और किसी बेसिस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं. तो सबसे पहले मैं तो आपको बताना ये चाहूँगी, एक कॉमन सा चीज़ है ओपन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि ओपन का मतलब होता है कि जिसमें कोई कैपिलरीज प्रेजेंट ना हो. आर्टरी हो सकती है, वेन भी हो सकती है, बट कैपिलरीज नहीं होती इसमें. तो सेल ब्लड डायरेक्ट एंटर करता है आपके ऑर्गन में, इस तरह से. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर ये है कि इसके पास आर्टरी, वेन और उसके साथ ही साथ इसके पास कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये आपके ऑर्गन में ब्लड टच नहीं होता है, मतलब वो सारा फ्लो करता है एक ट्यूब में, वो सारा ब्लड फ्लो करेगा. तो वैसे ही बात करते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट एंड. तो डायरेक्टली बात करेंगे सेल्स को, डायरेक्टली बात होंगे ऑर्गन को, तो इसको बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपको पॉलीफेरा से आपको मिलेगा. और ये आपका लास्ट तक की एनिलिडा तक की, मतलब एनिलिडा में तो नहीं होता, पॉलीफेरा से एस्के हेल्मिन्थीज तक ही रहेगा. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इन विच द ब्लड ऑफ सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ कैरिंग डायमीटर्स आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम में वेन्स, कैपिलरीज, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. और जैसे कि ब्लड ऑर्गन को टच नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपका किसी ट्यूब में फ्लो करेगा, तो इसको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम, जो कि आपका एनिलिडा में होगा और आपका एनिलिडा से आपके सारे मेंबर्स में ये मिलेगा. सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री, ये जो फिगर आप देख रहे हैं 1 और 2, यानी फर्स्ट रेडियल सिमेट्री, सेकंड बायलैटरल सिमेट्री, तो आपको 3 टाइप ऑफ सिमेट्री मिलेगी. अब इसमें 3 टाइप ऑफ सिमेट्री का डायग्राम नहीं है, सिर्फ 2 दिया गया है. फर्स्ट रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेन्स को आप रखो और उसको आप जब कट करोगे तो हर एक एंगल से आपको इक्वल पार्ट मिलेगा. मतलब हर जितना भाग आपका राइट साइड जाएगा उतना ही आपका लेफ़्ट साइड जाएगा, इक्वल पार्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हम किसी एक पोर से कट कर रहे हैं ऑर्गेन्स को,
और बस उसी पोर से इक्वल पार्ट मिलेगा, अदरवाइज़ और कहीं से मिलेगा। जैसे अपनी बॉडी को देख लो, अगर आपके हेड से हम कट करना स्टार्ट करें तो लेफ़्ट एंड राइट आपको एक एक पार्ट मिलेगा। मतलब जैसे एक पार्ट आपको आइस मिलेगा, फिर उसके बाद एक हैंड उधर साइड जाएगा, एक राइट साइड आप एक लेग जाएगा, इस तरह से। बट अगर हम लेटरल अगर आपको पैरेलल अगर आपको कट किया जाए तो आपका कोई भी और जो है कंटेंट वो इक्वली नहीं डिवाइड होगा। इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। असिमेट्री का मतलब है जिसके पास कोई भी ऐसी सिमेट्री पाई ना जा रही हो, मतलब किसी भी तरह से हम उसको कट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं असिमेट्री। चलिए तीनों को रीड करते हैं। Symmetry animals can be categorized on the basis of them symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges it means सबसे पहली phylum Porifera जिसमें आपको asymmetry देखने को मिलेगी. Any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. Equal half में नहीं कट हो पाते हैं. When any plane passing through the central axis of that body divides the organism into two identical half, it is called radial symmetry. अगर मैं किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ में बॉडी को कट कर सकती हूँ तो उसको मैं बोलूँगी रेडियल सिमेट्री. Coelenterata, Ctenophora and Echinodermata have radial symmetry, have kind of body plan. Animal like Annelida arthropoda, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry. जिसके पास लेफ्ट और राइट हाफ में से बॉडी कट हो तो उसको बोलेंगे हम बायलैटरल सिमेट्री, जो कि आपको एलिनीडा से लेके आपको कॉर्डेटा तक यही सिमेट्री आपको मिलेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोमिक बॉडी की. सिलोमिक मतलब सिलोम की बात करते हैं. उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी जर्म्स लेयर की. जर्म लेयर क्या होती है? तो जैसे आपका बॉडी जब आपकी बॉडी बनना स्टार्ट होती है द फीटल स्टेज में, उस टाइम पे आपकी सबसे पहले जायगोट के बाद जर्म्स बनते हैं, जर्म लेयर, जिनके थ्रू पे आपकी बॉडी बनना स्टार्ट होती है. यानी कि इसमें डिसाइड 3 जर्म लेयर होंगी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. तो डिसाइड होता है कि एंडोडर्म क्या बनाएगा, मेसोडर्म क्या बनाएगा, एक्टोडर्म क्या बनाएगा. इस तरह से आपकी बॉडी जो है ये डिवाइड होती है जर्म्स लेयर में. तो उसके बेसिस पे हम रखते हैं कि किसमें किस तरह की जर्म्स लेयर पाई जाती है. जैसे एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि 3 मैंने बताया जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, जो कि आपको मिलेगी एक्टोडर्म बाहर की, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, मेसोडर्म बीच वाली. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जर्म्स लेयर में मेसोडर्म जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता. मेसोडर्म की जगह पे मेसोग्लिया, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो जो फ्लूइड है वो आपका एक जेली है, उसको बोलते हैं मेसोग्लिया. तो इसी के बेसिस पे हमने जिसके पास मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं, और जिसके पास मेसोडर्म प्रेजेंट होता है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं. इसी बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए एनिमल्स को. तो नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. Animals in which the cell are arranged into 2 embryonic level as external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic. जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होगा दे इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. जैसे कि सिलेंट्रेटा एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया प्रेजेंट होगी, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, कि हम उसको नहीं बोल सकते कि वो हमारे लिए हमारा वो जो भी कह सकते हैं कि मतलब हमारी वो होगी मेसोडर्म होगी. इस प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है. दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ द थर्ड जर्मिनल लेयर, जिनके पास तीसरी जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा. नाउ सिलोम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर देख के आप सिलोम को स्टडी कर सकते हैं. मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक कैविटी लाइक फ्लूइड लाइक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी में सारे ऑर्गन लाए हैं उसको बोलते हैं सिलोम. तो किसी में सिलोम नहीं होता है तो उसको बोलेंगे एसिलोमेट्रिक,
किसी में सिलोम होता है तो उसको बोलेंगे सिलोमेट्रिक, और जिसमें सिलोम जैसा स्ट्रक्चर है बट एक्चुअल में सिलोम नहीं है वो, तो उसको बोलेंगे सीडोसिलोम। तो नाउ यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बॉडी कैविटी बोलेंगे उसको, जो कि उसको हम कहेंगे सिलोम। विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, जो कि मेसोडर्म से लाइंड होगा उसको बोलेंगे सिलोम। एनिमल पोजिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जिनके पास सिलोम है उसको बोलेंगे सिलोमेट्स, जैसे कि एनिलीजा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा के पास, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा के पास ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिलोम तो है बट मेसोडर्म से वो लाइंड नहीं होते हैं, मतलब सिलोम जैसा स्ट्रक्चर है बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। द मेसोडर्म इज प्रेजेंट ऑन द स्कैटर्ड पाउचेस। मेसोडर्म एक पाउचेस में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के। तो सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम, इनको हम सीडोसिलोम कहते हैं। एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। जिन एनिमल्स के पास ये होता है उनको बोलेंगे सीडोसिलोमेट। बी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। एंड एस्केहेलमिन्थीज में ये आपको मिलेगा। द एनिमल इन विच बॉडी ऑफ कैविटी इज absent आर कॉल्ड एसिलोमेट। जिनके पास absent होता है सिलोम उनको बोलेंगे एसिलोमेट, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थीज। नाउ आगे बात करते हैं सेगमेंटेशन की। बॉडी सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो बॉडी किसी की आपने देखा हो कि ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हम अगर केचुए की बात करें, केचुआ आपने देखा होगा, अगर राउंड वॉर्म, अगर मैं उसकी बॉडी की बात करूँ तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड होती है कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, इस तरह से ब्लॉक्स में, उनको बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स, यानी कि एक सीरियल रिपीटेशन में, एक ब्लॉक्स में, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ द लीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म में ये हम देखने को मिलता है, इससे बॉडी सेगमेंट्स में होती है। जब हम उसको स्टडी करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ऐसे करके स्टडी करते हैं। तो द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक। इस पैटर्न को मेटामेरिक कहेंगे सेगमेंटेशन। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज। इस फिनोमिना को कहते हैं मेटामेरिज। नाउ आगे सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है नोटोकॉर्ड का। सो नोटोकॉर्ड आपने देखा होगा, नोटोकॉर्ड हमारी जैसे कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी में होती है, जो कि मेसोडर्मली डिवाइड है, मतलब मेसोडर्म से जो बनती है बेसिकली। इस नोटोकॉर्ड के बिहाफ पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती वो सारे के सारे आपके कॉर्डेटा से पहले वाले मेंबर हैं, और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो आपके कॉर्डेटा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिवाइड, यानी मेसोडर्म से आई हुई नोटोकॉर्ड है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। डॉर्सल यानी बैक रीजन में आपको मिलेगी, और इन कुछ एनिमल्स में सिर्फ एम्ब्रियोनिक रीजन में मिलती है। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारी भी एम्ब्रियोनिक रीजन में हमको नोटोकॉर्ड मिलेगी। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रेटा में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रेट्स बना लेती हैं। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट हो जाते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फ्रॉम स्ट्रक्चर, जिनके पास नहीं है वो नॉन कॉर्डेट, उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा सारे के सारे मेंबर। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो चार्ट है वो अच्छे से स्टडी करके आना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्लीज़ कमेंट करना है कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको तुरंत उसके सॉल्यूशन बताऊंगी। कमेंट में हो सकेगा तो कमेंट में, नहीं तो वीडियो बना के सॉल्यूशन बताऊंगी। तो होपफुली आपको ये चैप्टर का ये वाला पार्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए, कंटिन्यू और आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलती रहे। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।